नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूनिट के उपाध्यक्ष श्री हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनका और माननीय कुलपति जी श्री रजनीश शुक्ला जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इतने लंबे समय से ये जो एक व्याख्यान श्रृंखला चला रहे हैं, ये जो लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं और जितने भी जो प्रासंगिक टॉपिक्स हैं उन पे बहुत विद्वज्जनों के व्याख्यान हुए और उनसे हम लोगों को भी एनलाइटेड होने का मौका मिला और मुझे भी इसमें भाग लेने का मौका मिल रहा है, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो शीर्षक जो मैंने आज के व्याख्यान के लिए चुना है वो है आत्मनिर्भर भारत, चुनौतियाँ एवं अवसर, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सरल से सरल भाषा में, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है, वो थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि सरलता से अपनी बात को आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। हम लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत की बात जो है वो कहाँ से शुरू हुई और क्या सबसे पहले हम आत्मनिर्भर भारत से समझते हैं। क्या हम लोग आत्मनिर्भर भारत से ये समझते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत ना हो और किसी को हमारी ज़रूरत ना हो? ऐसा कतई नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं। आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं और जब हम अपने प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि उस समय में भी, एंशिएंट इंडिया में भी हम लोग काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर थे। उस समय की जो भी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, जैसे कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़, कुछ एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, उनके साथ में हम लोगों का बराबर ट्रेड होता था, जिसमें कि हम लोग उनको कॉटन, फाइन सिल्क और आपके स्पाइसेस, जो हम लोगों के मसाले हैं, जो इंडिगो है, जो चीनी है, शुगर है, प्रेशियस स्टोन है, इस तरीके की जो चीज़ें थी उनमें हम लोग उनके साथ में ट्रेड करते थे। उन लोगों को हमारे कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती थी, हम लोगों के उनको कुछ वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती थी और ये आदान प्रदान हमेशा चलता रहा। ये मिडीवल भारत तक, मध्यकालीन भारत तक, और जब तक मुगलों का काल रहा तब तक ये बहुत आराम से चलता रहा। उसके बाद में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जब 1750 के बाद अगर हम माने, तकरीबन जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है 1750 से लेके 1820-1830 तक ब्रिटेन में, अमेरिका में, दूसरों यूरोपियन कंट्रीज़ में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उस समय टारगेट करके, उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो टारगेट था वो था मास प्रोडक्शन करके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करके वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते थे और उनको ज़रूरत थी एक बड़े बाज़ार की। और उनको वो बाज़ार किसने प्रोवाइड किया? जो ब्रिटेन की छोटी छोटी कॉलोनीज़ थी, उन्होंने उनके प्रोडक्ट्स के लिए बाज़ार का काम किया। और इसी वजह से इकोनॉमिक्स में जब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ाई जाती है, भारत का आर्थिक इतिहास जब पढ़ाया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि किस तरीके से सिलेक्टिवली और टारगेटेडली सिलेक्ट करके और निशाना बना के जो भारत की हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री थी, जो हम लोगों की विलेज बेस्ड, कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, उनको एक एक करके कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, कैसे उनको नष्ट किया गया और पूर्णतः उनको ख़त्म कर दिया गया। तो इसको, और ये कोई मेरा मत नहीं है, ये बहुत सारे इंडिया में इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जैसे रजत रे हुए हैं, अमिया कुमार बागची हुए हैं, उन्होंने प्रॉपर एक ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक हाइपोथेसिस दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम लोग इंडस्ट्रियलाइज थे, नॉट इन द मॉडर्न सेंस में हम लोग इंडस्ट्रियलाइज नहीं थे, क्योंकि हम लोग आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइज हम उस सेंस में थे कि हम लोग अपनी ज़रूरत की तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग खुद उत्पादन करते थे
बस इतना फ़र्क था कि हम लोग हाथों से और ज़्यादा मैन पावर का इस्तेमाल करके उनका प्रोडक्शन करते थे, ना कि मशीनों की सहायता से। हम मशीनों की सहायता से उनका उत्पादन नहीं करते थे। हम लोग उसका उत्पादन, जो हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो हम लोगों के जो देसी आर्टिसंस थे, वो सब लोग उनका प्रोडक्शन करते थे। जो हमारी पॉटरी थी, जो हम लोगों का जो फैब्रिक बनाने की जो इंडस्ट्री थी, जिसमें हम लोग साड़ी का प्रोडक्शन करते थे, आज भी वर्ल्ड ओवर, और वो पहले से वही, आज भी मशीनों से भी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। और कुछ साड़ियाँ जो बनारसी साड़ियाँ हैं, जो कांचीपुरम साड़ियाँ हैं, ये आज हाथ से भी बनाई जाती हैं। और आज भी जो हाथ से बनाई हुई साड़ियाँ हैं, उनकी जो क्वालिटी और जो मशीन से बनाई हुई क्वालिटी है, उनमें बहुत फ़र्क है। हाथ से बनाई हुई चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि उन बनाने में बहुत, कारपेट इंडस्ट्री, कारपेट्स जो हैं वो मशीन से भी बनाई जाती हैं, कारपेट्स जो हैं आपकी वो हाथ से भी बनाई जाती हैं। लेकिन जो हाथ से बनाई हुई कारपेट्स और हाथ से बनाई हुई साड़ियों की जो बारीकी है, वो आपको कभी भी मशीन की बनाई हुई नहीं मिलेगी। तो जब विदेशी कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनको जब एक बाजार की आवश्यकता हुई, तो सबसे पहले एक प्लानिंग के तहत, एक व्यवस्था के तहत इन्होंने हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी, इनको डिस्ट्रॉय किया। क्योंकि जब तक ये इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय नहीं होती, तब तक हम लोग उनके प्रोडक्ट नहीं खरीदते। दूसरा, हम लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी गई कि जिन वस्तुओं का आप उत्पादन करते हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के उत्पादन हैं, आप हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। और क्योंकि वो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी, तो लोगों के पास में दूसरा चारा ही नहीं बचा, दूसरा चारा ही नहीं बचा, और हम लोग विदेशी गुड्स खरीदने पे कहीं ना कहीं हम लोग मजबूर हो गए। तो इस चीज़ को, उस समय की जो हम लोगों की जो लीडरशिप थी, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने इस बात को समझा। और उन्होंने सबसे पहले, जो हमारी इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट हुई, उसमें तिलक ने सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। इस नारे को आगे ले जाया गया महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी ने 1920 में जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया, वही स्वदेशी आंदोलन फिर, जिसमें कि जो विदेशी जो वस्तुएं थी उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया, उनको जलाया गया, और ये कसम खाई गई कि हम लोग केवल और केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करेंगे। फिर 1900 आगे चल के जो खुद से नमक बनाना स्टार्ट किया गया, और ये जो स्वदेशी का क्रम है, ये स्वतंत्रता तक, इसी तक, जब तक हमको स्वतंत्रता नहीं मिली तब तक चलता रहा। और इसमें जो चरखा है, जैसे चरखा हम लोगों का एक प्रतीक बन गया, चरखा हमारी फ्रीडम मूवमेंट का एक प्रतीक बन गया, हमारे आत्मसम्मान का और हमारी आत्मनिर्भरता का चरखा एक प्रतीक बन गया। ठीक है, तो ये जो एक तरीके से जो हमारी एक जो ट्रेडिशनल प्रॉस्पेरिटी थी, जो हम लोगों की परंपरागत जो समृद्धि थी, उसका जब विनाश हुआ, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हुए। उसके साइड इफ़ेक्ट, पहला साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि जो लोग इन इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड थे, जो जिनको इससे रोज़गार मिल रहा था और जो दूसरों को रोज़गार दे रहे थे, वो इससे बाहर हो गए। और इनमें से कुछ थे जो कि, और साथ साथ क्या हुआ कि इधर इनका डिस्ट्रक्शन हुआ और दूसरी ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज खड़ी नहीं हुई। तो इस वजह से क्या हुआ, बेरोजगारी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ी। कुछ लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर में एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए और एडजस्ट नहीं हो पाए, जिससे कि बेरोजगारी उस समय में काफ़ी हाई रही। बेरोजगारी और गरीबी बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो बेरोजगारी बढ़ी तो गरीबी भी बढ़ी। ठीक है, तो और जो लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय भी हुए, एब्जॉर्ब भी हुए, वो भी एक तरीके की डिसगाइज्ड एम्प्लॉयड थे। वो लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर में उन लोगों का कंट्रीब्यूशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। तो इसके बाद में अगर हम बात करें, तो ये हमारी स्वतंत्रता से पहले का एक छोटा सा बैकग्राउंड है कि कैसे हम लोग एक समय में, प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, हम लोग कुछ काफ़ी हद तक हम आत्मनिर्भर थे, और फिर हमारी इस आत्मनिर्भरता को ख़त्म कर दिया गया। तो स्वतंत्रता जब हम लोगों को मिली 1947 में, उस समय हम लोगों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि अब किस तरीके की अर्थव्यवस्था हमको खड़ी करनी है और किस तरीके की आर्थिक नीतियां हम लोगों को अपनानी है। गांधी जी का यहाँ पे एक बार दोबारा से बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। उन्होंने फिर से अपने एक बार जो स्वदेशी मॉडल है, जो स्वदेशी आर्थिक नीतियां हैं, उसको फोर फ्रंट में लाने की, उसको आगे लाने की कोशिश की।
गांधी जी का ये मानना था कि जो हम लोगों का असली भारत है वो गाँव में बसता है। तकरीबन तकरीबन आज़ादी के समय में और आज भी तकरीबन 6 लाख, 5.5 से 6 लाख गांव इस देश के अंदर हैं। और अगर हम लोगों को भारत को समृद्ध बनाना है तो हमें गांवों को समृद्ध बनाना पड़ेगा। गांधी जी एक विजनर भी थे और दूरदर्शी भी थे। तो वो ये बात जानते थे कि अगर हम जो मॉडर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक तरीके की होड़ में लग जाएंगे और उनकी तरह मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए भागेंगे, तो इस भारत की जो आबादी जो मॉडर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में पहले से थोड़ी ज़्यादा थी और अनएजुकेटेड थी, वो उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगी या फिर बिल्कुल एक लोअर लेबर क्लास में रह जाएंगी और उससे यहाँ की जो बेरोज़गारी और जो गरीबी है उसका निपटारा नहीं हो सकेगा। आज़ादी के समय हम लोगों की जो शिक्षा दर था वो काफ़ी कम था। हम लोगों का शिक्षा दर बहुत कम था और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ और इन सब में जो एक स्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है उसमें हम लोग खरे नहीं उतर रहे थे। तो गांधी जी का ये जो विज़न था और गांधी जी का एक और ये मत था कि हम लोगों की जो कंट्री है वो लेबर अबंडेंट कंट्री है। हमारे यहाँ पे लेबर की कोई कमी नहीं है और लेबर अबंडेंट कंट्री में लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को उनका एक फेमस आर्टिकल में ये लाइन है कि हम लोगों को मास प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को प्रोडक्शन बाय दी मासेस की ज़रूरत है। हमको बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को ज़रूरत है कि बहुत जो है ज़्यादा आबादी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रोडक्शन का हिस्सेदार बने। इससे गरीबी और बेरोज़गारी, ये जो दोनों समस्या हैं, इनको हम लोग आसानी से टैकल कर पाएंगे। आज़ादी के बाद गांधी जी ने अपना मॉडल सामने रखा सबके। जो उस समय के जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, उन लोगों ने एक बॉम्बे प्लान सामने रखा। तो उसके बाद में जो नेहरू जी ने और जो दूसरे लीडर्स थे जो कांग्रेस के, उन्होंने जो सोवियत यूनियन से जो प्रभावित होकर जो एक सोशलिस्ट प्लानिंग वाला मॉडल था, गांधी जी ने पूरा कोशिश की कि उनकी बात को माना जाए और उनका मॉडल अपनाया जाए। लेकिन गांधी जी की बात को बहुत ज़्यादा सहमति नहीं मिली, उनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया और ना ही कैपिटलिस्ट का जो बॉम्बे प्लान था उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज़ों के हाथ से पूरे देश की बागडोर निकल के अब कैपिटलिस्ट के हाथ में चली जाए। तो हम लोगों ने आज़ादी के बाद में एक सोशलिज्म का कुछ मॉडल जो है हम लोगों ने अपनाया और कुछ अपने तरीके से हम लोगों ने अपनाया। ना तो हम पूरी तरीके से सोशलिस्ट ही बने, ना हम पूरे तरीके से कैपिटलिस्ट बने। ठीक है, हम लोगों ने एक जो मिश्रित गुण दोनों के हम लोगों ने लिए। लेकिन उसके तो आज़ादी के बाद क्या हुआ कि आज़ादी के बाद में मैक्सिमम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, उसको हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया। आज़ादी के टाइम में कुल 17 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो कि एक्सक्लूसिवली बिल्कुल जो पब्लिक सेक्टर के लिए हम लोगों ने उसको रिजर्व कर दिया और वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की कोई एंट्री नहीं थी। प्राइवेट प्लेयर्स उसमें अलाउड नहीं थे प्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद जो कंज्यूमर गुड्स और जो छोटे छोटे गुड्स हैं उसके लिए हमने प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया। लेकिन ये जो प्राइवेट प्लेयर्स को हमने अनुमति दी, ये विदाउट परमिशन नहीं थी। यहाँ पे उनको अनुमति लेनी पड़ती थी। परमिशन और लाइसेंसिंग सिस्टम हमने उन लोगों पे इम्पोज कर दिया और ये जो सिस्टम है ये 1950 से लेके 1990 तक, जब तक हम लोगों ने नई आर्थिक नीतियाँ नहीं अपनाई तब तक ये चला। लेकिन ये जो तो अभी जब एकदम से दोबारा से आत्मनिर्भर भारत की बात हुई है तो बहुत लोगों के मन में एक ये भी शंका है कि कहीं हम दोबारा से उस फेज़ में ना चले जाएं कि जो हम लोगों ने 1950 से लेके 1990 तक फॉलो किया था। उस फेज़ में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम एक बार अब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये आर्थिक नीतियां हम ऑलरेडी अपना चुके हैं। हमें अब वो करना है जो गलतियां हमसे उस फेज़ में हुई और जो इन 30 सालों में नई आर्थिक नीति अपनाने के बाद भी जो जहां जहां सुधार की आवश्यकता है, अब हमें उन्हें ठीक करना है। और मुझे लगता है अगर हम जड़ पे और मूल पे काम कर लेंगे तो पेड़ जो है वो ऑटोमेटिकली वो खुद से ही हरा भरा हो जाएगा और पोषण जो है उसके सारी ब्रांचेस तक, सारे पत्तों तक पहुंच जाएगा। तो ये जो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूँ
वो मैं इसी वजह से बता रहा हूँ कि हम समस्या की जड़ समझ सकें, जड़ कहाँ है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ये जो परमिशन और लाइसेंसिंग की बात है, ये कोई वन टाइम परमिशन नहीं थी कि एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए परमिशन ले ली तो अब आपको किसी भी तरीके की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये जो परमिशन थी ये इतनी परवेसिव थी कि हर लेवल पे आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, आपको फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। उसमें भी फिर उसका क्या साइज रहेगा, कौन सी मशीन का आप इस्तेमाल करेंगे, आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। साल में कोटा रिस्ट्रिक्शन होते थे, साल में आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर आप कपड़ा बनाते हैं तो कितना मीटर कपड़ा आप बना सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा उत्पाद करते हैं जिसको तोला जा सकता है तो कितना टन केजी में आप उत्पाद कर सकते हैं। आपको अपनी फैक्ट्री का स्केल बढ़ाना होता था, आपको 2 मशीनें बढ़ानी होती थी, हर लेवल पे आपको जो है परमिशन लेनी पड़ती थी। और जो हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको एक पूरी तरीके से बेड़ियों में जकड़ दिया गया और उसका एक तरीके से कहा जाए तो उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हम लोगों ने एक तरीके से गला घोट दिया। ठीक है, तो ये जो हुआ मैन्युफैक्चरिंग की, जो अगर हम देखें तो थोड़ा सा, मैं यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा डेटा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल, जो हम लोगों का जीडीपी है, जो हम लोगों का नेशनल इनकम है, किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 प्रमुख सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, मैं वो थोड़ा सा आपके साथ 1950 का डेटा, 1990 का डेटा और अभी जो रिसेंट 2018-19 का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जो प्राइमरी सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी अर्थव्यवस्था का, उसमें कृषि और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी क्रियाएं हैं वो आती हैं, जिसको हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज कहते हैं। जो दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, उसमें आते हैं जैसे माइनिंग हो गया, जैसे गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। इसमें भी रजिस्टर्ड भी और अनरजिस्टर्ड भी, ऑर्गेनाइज्ड भी और अनऑर्गेनाइज्ड भी, ये सब आपके कुछ हैं जो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। फिर तीसरा आता है आपका सर्विस सेक्टर, जिसमें कि आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी रिलेटेड सर्विसेज, आपकी कम्युनिकेशन सर्विसेज, आपके होटल्स, आपका ट्रांसपोर्ट, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। तो सबसे पहले हम अब से सबसे जो रिसेंट है हम उसकी बात करते हैं। तो 2018, ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 2018-19 का जो डेटा है उसमें जो एग्रीकल्चर, जो प्राइमरी का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 17% ओनली। लेकिन 17% के साथ में जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो महत्वपूर्ण बात है देखने वाली, वो ये है कि ये कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। तकरीबन 45 से 50% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज में एम्प्लॉयड हैं। दूसरा हम लोगों का जो सेक्टर आता है वो हम लोगों का सेकेंडरी सेक्टर आता है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री बोलते हैं। उसका जो शेयर है वो तकरीबन 28 से 29% है। और जो हमारा तीसरा सर्विस सेक्टर है उसका जो शेयर है वो तकरीबन इस समय 54% है, उसको 53-54 की रेंज में वो है। और इसको अगर हम अभी देखें तो 1990 के बाद से, नई आर्थिक नीतियों के बाद में, हम कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है इट इज़ ड्रिवन बाय द सर्विस सेक्टर। वो सर्विस सेक्टर उसकी रीढ़ की हड्डी बन गई है, सर्विस सेक्टर उसकी बैकबोन बन चुकी है और वही ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। अब हम आते हैं 1990 पे। 1990 में जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज का शेयर, अलाइड एक्टिविटीज़ का शेयर था वो 30% था, वो 30% था। 30% उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था। जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर था वो तकरीबन उतना ही था जितना आज है, 28-29%, 28 से 30% की रेंज में। और जो सर्विस सेक्टर था वो 39% था। और अगर हम और पीछे जाते हैं, 1950 में जब हम जाते हैं तो एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो 55% था, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री का जो शेयर था वो 14% था और जो सर्विस का शेयर था वो 29% था। तो 1950 से लेके और आपका जो 2018-19 या 19-20 तक प्राइमरी में काफ़ी गिरावट आई है, 55 से वो 17% पे आ गया है। सर्विस का बहुत उछाल आया है, वो 29% से 54% पे चला गया है। लेकिन जो हम लोगों का सेकेंडरी सेक्टर है वो 1950 से 1990 के बीच में 14% से 29% तक बढ़ा। और
1990 से लेके अभी तक वो उसी परसेंटेज के आसपास है, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। हमारा जीडीपी शेयर बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है, और उस प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। एब्सोल्यूट टर्म्स में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन जो परसेंटेज शेयर है, तो जो एग्रीकल्चर से जो ग्रोथ जो घटा है वो हम लोगों का, उसका जो फायदा हुआ है वो सर्विस सेक्टर में हुआ है। लेकिन किसी भी कंट्री की जो बैकबोन है वो सर्विस सेक्टर ना हो के वो मैन्युफैक्चरिंग अगर हो, तो उस कंट्री की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो सकती है। सर्विस सेक्टर के साथ में एक जो सबसे बड़ी जो एक परेशानी है, या सबसे बड़ी आप कह सकते हैं उसके जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि सर्विस सेक्टर ग्रोथ को हम लोग जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। सर्विस सेक्टर हमको रिटर्न्स तो बहुत हाई देता है, लेकिन सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा रोज़गार क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है वो स्किल्ड और हाईली सोफिस्टिकेटेडली ट्रेंड लोगों का सेक्टर है, जहाँ पे जैसे आईटी सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गई, जिसमें कि जिन लोगों ने एमबीए किया है, होटल मैनेजमेंट में किया है, फाइनेंशियल सर्विसेज में किया है, उसके बाद में आप लोगों के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या इस तरीके के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, इंश्योरेंस में जो लोग ट्रेंड हैं, उस तरीके के लोग इस सेक्टर में काम करते हैं। और आज भी बहुत बढ़ोतरी हुई, हम लोगों की शिक्षा दर में बहुत बढ़ोतरी हुई है आज़ादी से अगर हम अभी तक आएँ, लेकिन आज भी हमारी जो बढ़ोतरी है वो उतनी नहीं है कि हम सारे लोगों को सर्विस सेक्टर में भेज सकें। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, आज भी हमारे पास ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे इमेंस पोटेंशियल है ग्रोथ का भी, रोज़गार जनरेट करने का भी, और जैसे ही रोज़गार जैसे हम लोगों का जनरेट होगा तो इससे गरीबी पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे हमारी जो गरीबी है वो भी बहुत कम होगी। तो जो हम लोगों का, तो जो दो सेक्टर हैं जिन पे हम लोगों को काम करना है वो कौन से हैं? एक एग्रीकल्चर सेक्टर है और एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इसके बाद में 1990 और 1950 और 1990 के बीच में ये जो मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, हो सकता है इससे बहुत से लोग ना वाकिफ़ हों या ना माने, लेकिन मेरी ऐसी समझ है कि जो इन 30 सालों के बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जो हुआ, जो उसको बेड़ियों में जकड़ के रखा गया, तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो सब मानते हैं पहला इम्पैक्ट, वो तो ये मानते हैं कि इससे हमारी ग्रोथ भी कम हुई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंडिविजुअल ग्रोथ भी कम रही, और इससे जो हमारी ओवरऑल जीडीपी थी वो भी कम रही। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होता, थ्राइविंग होता, और सब लोगों को अलाउ किया जाता मैन्युफैक्चरिंग करने का, और हम लोगों का ये हैवी रिस्ट्रिक्शंस और लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं होता, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत आगे जाता और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती। तो ये तो सिर्फ एक अपैरेंट रीज़न है जो हम लोग सरफेस पे देख पाते हैं, लेकिन इसका एक बहुत गहरा और एक बहुत डीपर इम्पैक्ट पड़ा, और वो ये पड़ा कि इन 30 सालों में हम लोगों ने व्यापारियों के मनोबल को तोड़ दिया। हम लोगों ने उन सपनों का गला घोट दिया जो लोग ये सपने देख रहे थे कि हम लोग भी व्यवसाय करेंगे और हम लोग भी व्यापारी बन सकते हैं। तो इस 30 सालों में ये जो 14% से जो 28-29% तक की जो ग्रोथ हुई है, ये कुछ चंद लोगों के हाथ में जो इंडस्ट्रीज थी, जिन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, जिन्होंने पूरा मोनोपोली सेटअप कर लिया था, एक अधिकार अपना जमा लिया था, ये उन लोगों की मेहनत का या उन लोगों का जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, पॉलिटिकल नेक्सस है, उसके थ्रू वो अपनी इंडस्ट्रीज बढ़ाते गए। सरकार ने इसको रोकने के लिए MRTP एक्ट 1969 में मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लाने की कोशिश की, लाए, लेकिन कुछ खास इसमें प्रभाव नहीं पड़ा। यंग एंटरप्रेन्योरशिप जो थी वो इस दौर में डेवलप नहीं हो पाई। मैं आप लोगों के साथ में एक वो शेयर करना चाहूँगा। एक बार सुब्रमण्यम स्वामी का एक इंटरव्यू था, जिसमें उनसे, जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो पूछा गया कि वहाँ का आपको अपना एक बहुत ही मेमोरेबल इंसिडेंट या एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो उन्होंने एक बात बताई कि जब भी उनका कोर्स ख़त्म हो जाता था, तो जो लास्ट डे जो होता था या लास्ट के 1-2 दिन होते थे, वो सारे स्टूडेंट से एक बात पूछते थे कि अब आपका ये कोर्स ख़त्म हो गया तो आप क्या करना चाहते हैं। तो इसमें जो उनका ये कहना था
कि विदाउट फेल, बिना किसी अपवाद के, बिना किसी एक्सेप्शन के, जितने भी इंडियन स्टूडेंट वहाँ थे उनका ये कहना था कि वो एक जॉब करना चाहते हैं। और जितने भी अमेरिकन, यूरोपियन और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज के स्टूडेंट थे उनका कहना था कि वी वांट टू स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। और ये था, तो वो कहते थे कि मुझे हमेशा ये बड़ा ही आश्चर्य होता था कि क्यों हमेशा, मतलब आज तक कभी ऐसा उन्होंने नहीं देखा कि इंडियन स्टूडेंट बिजनेस करना चाहता हो। और तो उसका कारण यही है, उस दौर में, जिस दौर में सुब्रमण्यम स्वामी पढ़ाते थे, तो वो 1970-75 की बात है, क्योंकि जो इंडियन स्टूडेंट थे वो जानते थे कि उनके भारत में जो हालात हैं वो कैसे हैं, भारत में बिजनेस करना आसान नहीं है, वो इस बात को समझ गए थे। मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि इस देश में सिर्फ वही बिजनेस कर सकता है, वही व्यापार और व्यवसाय कर सकता है जिसके पॉलिटिकल कनेक्शन है, जिसके पास में रिश्वत देने के लिए पैसा है। तो ये जो गहरा और डीपर इम्पैक्ट है, ये हो सकता है आपको किताबों में ऐसे नहीं मिले पढ़ने के लिए, लेकिन वास्तविकता और आज तक ये जो इम्पैक्ट है, इसके जो रिपरकर्शन है, इसके जो कंसिक्वेंस है, वो आज तक हम लोग देख रहे हैं। आज भी हमारी जनरेशन के लोग, आज भी हमारी जनरेशन के 10 में से 8 लोग, 7 लोग बिजनेस नहीं करना चाहते, हम लोग जॉब करना चाहते हैं। और उसका कारण क्या है कि हम लोग उसी जनरेशन के ऑफस्प्रिंग हैं जिनका ये मानना था कि बिजनेस जो है वो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी परमिशन, इतनी लाइसेंसिंग, इतना करप्शन, ये सब है और कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है। तो यही कारण है। और आप इसी को कंपेयर कीजिए, भारत के 2 ऐसी जगह है, एक मारवाड़ी रीजन और दूसरा एक गुजरात। आप वहाँ के किसी भी आदमी से अगर कभी भी पूछेंगे कि वो क्या करना चाहता है, तो वो बिजनेस करना चाहता है, वो धंधा ही करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों ने वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है, वो कंड्यूसिव, वो अनुकूल पर्यावरण, इन्वायरमेंट उन्होंने एक तैयार कर दिया है कि कोई भी बच्चा उनके परिवार का अगर बिजनेस करना चाहे तो उसको पता है कि कैसे किया जाता है, कैसे वो आगे बढ़ सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ मैं मानता हूँ। और सरकार का जो आज की डेट में प्रयास है, सरकार ने, देखिए आप 1950 से लेके 1990 तक, 2000 तक 5 या 6 मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई, इंडस्ट्री पॉलिसी आई। आप सब उनको उठा के पढ़िए, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है। और उसको पढ़ के ये कोई नहीं कह सकता कि सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास नहीं किए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे पुश करने के लिए। परंतु सरकार ने जो नहीं किया वो ये किया, सरकार ने ये जो मनोबल टूटा इन 30 सालों में, इसको उठाने का प्रयास नहीं किया। ऑन पेपर, कागजों में तो उन्होंने कह दिया कि हम लोग यहाँ पे ये आपको कोलेटरल फ्री लोन जो प्रोवाइड करवाएंगे, हम लोग आपको टैक्स रिबेट देंगे, हम लोग आपको जो है क्या कहते हैं सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करवाएंगे, इस तरीके की तो आप बहुत सारी फैसिलिटी दी। लेकिन ये जो मनोबल टूटा, होना ये चाहिए था। तो अब क्या है, सिर्फ व्यापारी का बच्चा व्यापार करता है। सरकार जिस दिन हम लोगों का मनोबल उठा दे, कि जिस दिन ऐसा हो कि कोई टीचर का बेटा अगर बिजनेस करना चाहे तो उसको रास्ता दिखाई दे, कोई बैंकर का बेटा बिजनेस करना चाहे, कोई सीए का बेटा बिजनेस करना चाहे, या फिर कोई और गरीब बच्चा बिजनेस करना चाहे, तो उसको रास्ता दिखाई दे, तब हम समझें कि सरकार के प्रयास जो हैं सार्थक हो। जो सरकार कर रही है वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इस दिशा में भी सरकार को सोचने की जरूरत है। तो जो मूल बात है, जो जड़ है समस्या की, वो ये है कि हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया। हम लोगों के जो लॉज हैं, जिसमें कि लेबर लॉज मूल रूप से मैं कहूँगा, जो हम लोगों के जो श्रम रिलेटेड जो हम लोगों के कानून हैं, श्रमिक रिलेटेड कानून हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। एक ही चीज़ से रिलेटेड कई कई कानून हैं, जिसको हम लोग हायरिंग एंड फायरिंग लॉज कहा जाता है, कि किसी भी श्रमिक को अगर हमें हायर करना है और उसे फायर करना है तो उससे रिलेटेड जो लॉज हैं हम लोगों के इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इससे एक दूसरा नुकसान क्या हुआ, इससे नुकसान ये हुआ कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर थे वो भी बहुत सारे लेबरर्स को ऑफ रिकॉर्ड रखने लग गए।
जिससे कि वो सरकार की नज़र में ना आए और उनको हायर करना और उनको फायर करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता। अभी सरकार ने पिछले काफ़ी 1990 से ही नई आर्थिक नीति के बाद में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो हम लोगों का एक्सटेंसिव एक्सपेंशन तो हम लोगों का हुआ है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ शेयर हम लोगों का इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके लिए जब ये वाली सरकार 2014 में आई तो उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। तो मेक इन इंडिया के जो भी कंपोनेंट्स हैं उसमें सॉफ्ट लोन, टैक्स रिबेट्स और कोलेटरल फ्री लोन्स और बहुत सारी चीज़ें, जैसे छोटे उद्योगों के लिए 10-10, 20-20 हज़ार के लोन, 50,000 का लोन, 5 लाख का लोन, इस तरीके की बहुत सारी उसमें व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। लेकिन जो एक अनुकूल पर्यावरण क्रिएट करना है वो बहुत डिफिकल्ट काम है। उस दिशा में भी सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं और उसका जो परिणाम है वो भी आया है। आप सभी लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में जानते होंगे। तो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसकी अगर हम पिछले कुछ 14-15 सालों की 2006 से 2007 का अगर हम उसकी रैंकिंग देखें, फिर हम 2010, 14, 19, 20 इसकी अगर हम रैंकिंग देखें तो उसमें हम लोगों की मैसिव इम्प्रूवमेंट हुई। 2007 में जो हम लोगों की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंकिंग थी, कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बेसिकली एक इंडेक्स है जो ये बताता है कि किसी भी कंट्री में व्यापार करना कितना सहज है, कितना आसान है। तो 2007 में 190 कंट्रीज में से 134 रैंक हम लोगों की थी, जो कि बहुत ही खराब थी। उसके बाद में 2010 तक भी कुछ स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। 2001 रैंक जो थी वो 133 रही। 2014 में ये रैंक 134 थी। 2017 में घट के 134 से ये रैंक 77 हुई और 2019 में 77 के बाद अब ये जो रैंक है ये तकरीबन 63 है। हम लोगों ने 14 प्लेसेस का जंप किया है पिछले साल से। इस साल की रैंकिंग अभी हम लोगों की नहीं आई है। तो 190 कंट्रीज से अब हम लोग 63rd रैंक पे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन अभी हम लोगों को और भी इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो इंडेक्स है ये कुछ 10 या 12 छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बना है, लेकिन हमारी ओवरऑल रैंकिंग तो इम्प्रूव हुई है। लेकिन कुछ ऐसे 2 या 3 सेक्टर हैं, इसमें 2 या 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जिसमें कि अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। जैसे इसमें एक कंपोनेंट है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको लागू करने में हम लोग अभी भी 163rd रैंक पे हैं। इनकी इंडिविजुअल रैंक भी दी जाती है और फिर एक कॉम्पोजिट रैंक भी दी जाती है। हम लोग 163rd रैंक पे हैं। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग 154वें रैंक पे हैं। जब अपनी कोई प्रॉपर्टी को कोई रजिस्टर करना चाहता है तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं या उसमें कितना समय लगता है। उसके बाद में डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का एक इसमें कंपोनेंट है और ऑन एन एवरेज जो स्टडी है वो ये बताती है कि किसी भी कंपनी का अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट सुलझाने में ऑन एन एवरेज 1445 दिन मतलब तकरीबन 4 साल के करीब आपको लग जाता है किसी कंपनी का कोई डिस्प्यूट सुलझाने में। तो ओवरऑल तो हम लोगों की रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस वजह से हम लोगों के जो FDIs है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हमें ओवरऑल रैंकिंग पे भी काम करना है, हमें अनुकूल वातावरण बनाना है एक अच्छे बिजनेस के लिए, और हम लोगों को इन इंडिविजुअल कंपोनेंट पे भी काम करना है। और 2007 से लेके 2019 तक जो हम लोगों का जो रैंकिंग के हिसाब से जो वेरी डिफ़िकल्ट हुआ करता था, जो हम लोगों का इंडिया में बिजनेस करना जो था वेरी डिफ़िकल्ट था, वो अब इजी में आ गया है। लेकिन जो टॉप रैंकिंग कंट्री है वहाँ पे ये इजी भी हो सकता है। अभी इजी से हम लोगों को वेरी इजी स्टेज पे जाना है। इसके लिए लॉज में, लेबर लॉज पर्टिकुलरली और टैक्स कोड्स में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और उसको हमें पहुंचाना है व्यापारियों तक। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यापारी व्यापार शुरू कर देता है बिना इस समझ के कि उसको कौन कौन से टैक्स भरने पड़ेंगे, कौन कौन से लॉज के अंडर वो आ जाता है, कौन कौन से कानून उस पर लागू होंगे। तो ये भी हम लोगों को हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में, हमें अपने जो हायर एजुकेशन है, जो स्कूलिंग है, उसमें इस चीज़ों को करना है। हमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप
और एंटरप्रेन्योरशिप इन जनरल को हम लोगों को बढ़ावा देना है ताकि हम ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, जो जैसे दिवालियापन, अगर कोई कंट्री दिवालिया हो जाती है और उसे ये साबित करने में सालों साल लग जाते हैं और उन सालों तक उनको सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ती है, वेजेस देनी पड़ती हैं, तो जो दिवालिया होता है वो और बिल्कुल उसको ऐसे ही पहले एक सिक इंडस्ट्रीज एक्ट हुआ करता था तो उसमें भी यही समस्या थी। तो इस समस्या में अभी तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है कि अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो हम उसको कैसे जो है उसको जल्दी से डिसमेंटल कर सकें और वो अपने जो पुरानी कंपनी के रिसोर्सेज हैं उसको कुछ ट्रांसफॉर्म करके कुछ नया स्टार्ट कर सके। पुरानी कंपनी के डिसमेंटलिंग में इतना समय लग जाता है कि वो पूर्ण रूप से हताश हो जाता है और फिर कुछ आगे करने लायक वो नहीं रहता है। तो अब ये जो है, मैंने आपको कुछ बैकग्राउंड दिया, थोड़ी हिस्ट्री समझाई। मेरी समझ से जो जड़ है वो ये है, एक मानसिक रूप से हम लोगों को इस चीज़ से निकलना है कि हम लोग रिस्क क्यों नहीं ले सकते, हम लोग व्यापार क्यों नहीं कर सकते। अगर हम व्यापार करें तो हमको रास्ता दिखाई दे, हमें चार लोग रोकने वाले ना हो, हम लोगों को चार लोग बढ़ावा, सरकार इंक्लूडिंग और फैमिली इंक्लूडिंग, हम लोगों को बढ़ावा देने वाली हो कि हाँ आप भी व्यापार कर सकते हैं, आप खुद भी पैसे कमा सकते हैं, आप और 10, 20, 30 लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। हमें ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। अब बात आती है कि अभी एकदम से दोबारा से आत्मनिर्भरता की बात, सेल्फ सफिशिएंसी की बात, स्वदेशी की बात फिर से कैसे आई, इसका जेनेसिस अभी क्या है, एकदम से ये कंटेम्प्रेरी मुद्दा क्यों बन गया है। तो इसका जो बिल्कुल अपेरेंट रीज़न है, जो इमीडिएट रीज़न है, वो ये है, कारण है कि जो हम लोगों का लेह वैली में चाइना के साथ में जो स्टैंड ऑफ हुआ, जब पूरा विश्व एक ऐसी महामारी से गुजर रहा है, उसे झेल रहा है, उस समय में भी जो चाइना की जो बार्बरिक पॉलिसीज़ हैं, चाइना की जो एनक्रोचमेंट की पॉलिसीज़ हैं, चाइना की जो शोषण की नीतियां हैं और चाइना की जो एक आर्थिक और राजनीतिक दबाव पड़ोसी देशों पे बना के रखने की है, उसने हम लोगों को एक बार फिर से मजबूर कर दिया है सोचने पे कि हम लोग अपनी डिपेंडेंसी को कैसे, हम अपनी जो निर्भरता हमने 1990 से या पहले से जो चाइना पे हम निर्भर हो गए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इंटरमीडिएट गुड्स के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए, टेलीकॉम गुड्स के लिए, मेडिकल अपैरेटसेस के लिए, कुछ फार्मास्यूटिकल्स के लिए, टॉयज़ के लिए, प्लास्टिक आइटम्स के लिए, मोबाइल फ़ोन्स के लिए, साउंड सिस्टम, म्यूज़िक के जो चीज़ें हैं उनके लिए हो गए हैं। तो उससे हम कैसे निकल सकते हैं, इसमें इनफैक्ट कुछ सॉफ्टवेयर्स के लिए बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स हैं जो कि सरकार ने अभी इस बीच में बैन की। काफ़ी एक एंटी चाइना प्रोडक्ट सेंटिमेंट एंड एंटी चाइना सेंटिमेंट एक अभी राइज हुआ और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक सही समय है और जहाँ पे इस समय का ये जो आने वाले 3 से 4 साल हैं हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो एक एंटी चाइनीज़ प्रोडक्ट सेंटिमेंट है इसको अपने फेवर में टर्न कर सकते हैं। बहुत लोगों के इसमें जो प्रतिक्रियाएं हुई पब्लिक डोमेन में, जो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ सफिशिएंसी है, वो इस पे डिबेट हो रहे हैं। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आत्मनिर्भरता का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और किसी को हमारी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि जो हमारी कम से कम जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, हम लोगों की जो आबादी है इस समय में 135-140 करोड़ की रेंज में है और कम से कम उतना प्रोडक्शन हम करें कि हम अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें और ये विश्व हमारे लिए पूरा बाजार है। अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें आज के समय में तो अपॉर्चुनिटीज़ अनएंडिंग है, जो इसके शीर्षक में मैंने लिखा, चैलेंजेस हमारे पास में बहुत ज़्यादा हैं। हम अगर उन चैलेंजेस को केटर करेंगे तो अपॉर्चुनिटी खुद आके हमारे दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी। जो चीज़ें, बहुत लोगों का कहना था कि हम लोग चाइना से टक्कर नहीं ले सकते, तो उन लोगों के लिए मैं इसमें कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम अब तक क्यों नहीं कर पाए। हमें ध्यान इस बात पे देना है कि हम अब तक क्यों नहीं कर पाए, गलती कहाँ हुई, ताकि हम उस गलती को अब दोबारा से ना दोहराएं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो ये लॉकडाउन हुए इसमें एकदम से 3-4 चीज़ें ऐसी थी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत एकदम से इमरजेंट बिल्कुल नीड इसकी अराइज हुई, जैसे कि मास्क,
दूसरा पीपीई किट्स, तीसरा वेंटिलेटर्स, और चौथा जो एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन एक जो मेडिसिन है, इसकी बहुत ग्लोबल डिमांड भी हुई। इंडिया ने वो डिमांड मीट करने की भी भरपूर कोशिश की। तो पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, मास्क, पिछले 3 महीने के अंदर 100 करोड़ से भी ज़्यादा की इंडस्ट्री ये खड़ी हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो इनकी क्वालिटी है वो बिल्कुल ही ग्लोबल क्वालिटी वाली कॉम्पिटिटिवनेस है या ग्लोबल क्वालिटी है इन सब प्रोडक्ट्स की, लेकिन हम धीरे धीरे ये कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉपुलर कहावत है कि जो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, या आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज से पहले जब लॉकडाउन हुआ और जब हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ की जब बात हुई, तो जो डेटा सामने आया उसमें पता चला कि देश में जो वेंटिलेटर की ज़रूरत है वो तकरीबन उस समय 50,000 की है, लेकिन जो देश में वेंटिलेटर हैं वो तकरीबन 10 से 12,000 है। बहुत सारे बड़े बिजनेस हाउसेज जो हैं वो सामने आए और उन लोगों ने ये संकल्प किया या उन लोगों ने ये अश्योरेंस दिलाई सरकार को कि जल्दी से जल्दी हम लोग ये जो वेंटिलेटर्स है इसकी संख्या को बढ़ाएंगे और हम इसमें सक्सेसफुल भी होंगे। इसमें बहुत सारे जो आईआईटी के छात्र हैं उन लोगों ने भी इनोवेशन की। कुछ इनोवेशन ऐसे आई जिसमें कि एक ही वेंटिलेटर के ज़रिए काफ़ी लोगों तक जो है ऑक्सीजन और जो लाइफ सपोर्ट है वो पहुंचाया जा सका। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग दूसरी कंट्रीज़ पे इन चीज़ों के लिए निर्भर रहेंगे, तब तक हम लोग ये जो आत्मनिर्भरता का सपना है इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को जिन 2-4 बातों पे ध्यान देना है वो ये है कि पहले तो जो हमारे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड चीज़ें हैं जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन को बढ़ाना है, पहले हमें बढ़ाना है। और दूसरा, उसको एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, एक अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी पे हमको लेके जाना है, ताकि हमारी गुड्स की जो डिमांड है वो बाहर भी हो। वेंटिलेटर्स हम सिर्फ अपने देश के लिए ना बनाएं, वेंटिलेटर्स हम दूसरे देशों के लिए भी बनाएं। मास्क और पीपीई किट हम सिर्फ अपने देशों के लिए ना बनाएं, मास्क और पीपीई किट हम दूसरे देशों के लिए भी बनाएं। ठीक है, हम लोगों को ये डिपेंडेंसी जो है, हमें इस डिपेंडेंसी को ब्रेक करना है और ये हम कर सकते हैं। और चाइना को अगर एशिया में अगर थ्रेट है किसी कंट्री से तो वो हम ही से है। ठीक है, अब इसमें जो है, अगर हम थोड़ा सा दोबारा से अगर मैं डेटा की तरफ बढ़ूँ तो मैं थोड़ा सा जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट का जो डेटा है उस पर जाना चाहूँगा। जो इंडिया का योगदान है वर्ल्ड ट्रेड में वो तकरीबन 2.6% है, जो कि काफ़ी कम है। और यहीं चाइना का जो योगदान है वर्ल्ड ट्रेड में वो तकरीबन 17% है। लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, उन सेक्टर्स को हमको बूस्ट करने की ज़रूरत है। इंडिया के जो मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग चाइना से करते हैं। उसके बाद में हम लोग यूएसए से, यूएई से, सऊदी अरब से, इराक से, ईरान से, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। इस डिपेंडेंसी को हमें ब्रेक करना है, क्योंकि ये जो एंटी चाइनीज़ प्रोडक्ट सेंटिमेंट है ये सिर्फ भारत में नहीं जागा है, इस समय वर्ल्ड ओवर एक एंटी चाइनीज़ सेंटिमेंट जागा है। और उसके बाद में हमारे जो मेजर एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं वो यूएसए हैं। हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है उसका 15% जो है वो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। हमें इसको भी डाइवर्सिफाई करना है, हमें इसको भी एक्सपैंड करना है, क्योंकि आज का जो डायनेमिक वर्ल्ड है और जो राजनीतिक सिचुएशन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वहाँ पे कभी भी ट्रेड वॉर होना या इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होना वो बहुत आसान बात हो गई। 1950 के दशक में ट्रेड वॉर जो थी वो नहीं होती थी, या होती थी तो जल्दी सुलझ जाती थी। लेकिन अब जो है हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कभी ऐसा ना हो कि ट्रेड वॉर की वजह से हमारा जो देश है वो किसी भी तरीके के नुकसान में रहे। अब हम लोगों को अगर हम देखें कि क्या क्या हमारे मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, तो हम देखेंगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, जेम्स, प्रेशियस मेटल्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मशीनरी, कंप्यूटर्स, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, और फार्मास्यूटिकल्स। वैसे अगर इन सब पे एक पे बात की जाए तो मैं समय की थोड़ी सी सीमा है और इतनी जल्दी इन सब पे इंडिविजुअली एक कंपोनेंट पे बात करना संभव मेरे लिए नहीं होगा। लेकिन अगर हम फार्मास्यूटिकल्स को देखें तो जो वर्ल्ड में टोटल जेनरिक मेडिसिन का एक्सपोर्ट हो रहा है
उसका 20% जो शेयर है इट इज़ फ्रॉम इंडिया। हम लोग भारत, और ये 20% जो है ये एकदम से आज रातों रात नहीं हुआ है। आज से अगर 15 साल पहले का आप डेटा उठा के देखेंगे तो ये शेयर बहुत कम था। हम लोगों ने 15-20 सालों में ये जो शेयर है इसको अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से बढ़ाया है। तो जब ये 20% हो सकता है तो ये आगे बढ़ के 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। हम लोग अभी भी लीडर हैं जेनरिक मेडिसिन के एक्सपोर्ट्स में, लेकिन हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। हम लोग आज अगर देखें तो ये मैंने एक सेक्टर की बात की, हम किसी चीज़ में आगे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में हम पीछे भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम फार्मास्यूटिकल्स में कर सकते हैं तो हम दूसरी चीज़ों में भी कर सकते हैं। अगर आज हम लैपटॉप्स की बात करते हैं, साउंड सिस्टम की बात करते हैं, टीवी की बात कीजिए, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात कीजिए, तो अगर आप बाज़ार में इनमें से कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो आपको एक भी इंडियन ब्रांड ऐसी नहीं मिलेगी जिस पे आप कह सकते हैं कि दिस इज़ एन इंडियन ब्रांड और मैं ये खरीद लूँ। लैपटॉप में एक भी ब्रांड नहीं है। अच्छे टेलीविजन्स में कुछ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनकी क्वालिटी सब जानते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पे इंडियन ब्रांड अवेलेबल है, सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए जितना रोल प्रोड्यूसर्स का है, जो उत्पादक है, जो इंडियन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जितना उनका रोल है उतना ही उपभोक्ता का भी है, उतना ही जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनका भी है। हम लोग सबसे पहले अपने गुड्स खरीदें और जो गुड्स हम खरीदें हम उनसे अच्छी क्वालिटी डिमांड करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं बहुत श्योर हूँ, मुझे बहुत भरोसा है कि आने वाले कुछ समय में हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी समय ले लिया है। मैं अब थोड़ा सा ब्रीफ में, संक्षिप्त में एक बार क्या हमें करने की ज़रूरत है, व्हाट वी नीड टू डू, उस पर थोड़ा सा लाइट डालना चाहूँगा। तो हम लोगों को एक तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। सबसे प्रथम जो है, सबसे पहली बात है, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अमेरिका, अगर हम अपने आप को अमेरिका से कंपेयर करें तो जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं एक साल के अंदर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक उस तरीके का राइट, अमेरिका ने उस तरीके का एक राइट सेटअप दिया है। वो स्टार्टअप कितने सक्सेसफुल होते हैं, फेल होते हैं, वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स अगर हो रहे हैं वहाँ पे, तो ये इस बात को बताता है कि उन्होंने जो प्री रिक्विजिट्स थे, जो फाउंडेशन थी, अमेरिका ने उस पर बहुत अच्छा काम किया। बहुत आसानी से आप बिजनेस वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो हैं वहाँ पे आपको, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं एक दूसरे की वो मदद करते हैं, गवर्नमेंट आपकी मदद करती है हर तरीके से। दूसरा जो है, जो चीज़ थोड़ा समय लेगी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। जैसे आज हम टू व्हीलर सेक्टर के बारे में कह सकते हैं कि जो बजाज कंपनी है वो एक वर्ल्ड लीडर है टू व्हीलर्स में। उसके टू व्हीलर सिर्फ इंडिया में नहीं, देश विदेश हर जगह वो बिकती है। बहुत ही स्टडी और बहुत ही लॉन्गेटिविटी वाले टू व्हीलर्स वो क्रिएट करती है। लेकिन उसने ये 1, 2 या 5 साल में अचीव नहीं किया है, उसने ये 20 साल में अचीव किया है। जो धीरे धीरे उन लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया, वो आज उसका फल वो रीप कर रहे हैं, वो फ्रूट्स रीप कर रहे हैं। एक जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर पे हम लोगों को काम करने की बहुत ज़रूरत है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा सराहनीय कदम उठाए हैं। इन लोगों को लोन देने के फॉर्म में, इनकी डेफिनेशन में भी बदलाव हुआ है पिछले 10 साल में। इनकी जो लेबर लॉज हैं उसमें उनको आसान करने के प्रयास किए गए हैं। तो और जो चौथी बात है, तो पहला क्रिएटिंग राइट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दी न्यू बिजनेस फर्म्स, एंटरप्रेन्योर्स, दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीसरा एमएसएमई सेक्टर। एग्रीकल्चर में हम लोगों को काम करने की बहुत ज़रूरत है। एग्रीकल्चर से एक स्टेप आगे फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग में हमको बढ़ने की ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर में भी गेहूँ, चावल, बाजरा, जवार, मक्का, ये जो हम लोगों के 4-5 जो मेन स्टेपल हैं, जिसका ग्रीन रेवोल्यूशन में जिस पे पूरा हम लोगों का फोकस रहा है, उससे आगे बढ़ के हम लोगों को दूसरे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसमें भी हम लोगों को अपने आप को करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि और भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि इतनी 6 ऋतुएं इसमें आती हैं, और शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग जो हैं प्रोडक्शन के मामलों में हम लोग लीडर हैं। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम काम करें तो हम लोग एक वो इन्वायरमेंट दे सकते हैं
कि हम लोग आने वाले समय में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। हम लोग पूरी की पूरी जो वर्ल्ड मार्केट है उसको केटर हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि एक समय की पाबंदी है, तो मैं जो है अपने इस व्याख्यान को यहाँ पे समाप्त करूँगा। आशा है कि जो भी मुझे समय मिला उसमें मैं अपनी बात को आप तक पहुँचाने में सक्षम रहा। और मैं एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं, जो हर्ष जी, उनके जो माननीय कुलपति जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझसे पहले जितने भी जो विद्वतगण आए उन्होंने अपना व्याख्यान रखा, उनसे मैं बहुत एनलाइटन हुआ। और आगे भी जो अभी जो लोग आएंगे उन सबको मैं बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ और मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।